नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दृश्याईएस चैनल की इस नए वीडियो में। आपको याद होगा कि हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर के आए हैं जहां पर हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट किया गया था उसमें अलग अलग सेगमेंट्स के सवालों पर डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम इकॉनमी के जो भी सवाल यूपीएससी ने इस बार पूछे हैं उन सवालों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पर आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल जो इकोनॉमिक्स में पूछा गया था उसमें सवाल था कि आपका निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राकृतिक समाधान यानी कि नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब प्रारंभ किया है। हमारे ऑप्शन थे ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी एशियाई अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये जो नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब शुरू किया गया था ये एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया था। अब इस हब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ये हब जो है बेसिकली ये या अगर आप ये पूरा इनिशिएटिव देखें तो इस इनिशिएटिव के तहत जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये ऐसे सॉल्यूशंस को खासतौर पर नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशन हैं जिन सॉल्यूशंस के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटते हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो आपका जो आपदा जोखिम है यानी कि डिजास्टर जो थ्रेट है उसको उससे निपटा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए जो भी आपके सॉल्यूशन निकल करके आते हैं उन सॉल्यूशंस को फाइनेंस करने का जो काम है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब के माध्यम से किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा हमारा सवाल था कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है हमारा बॉन्ड, दूसरा है हेज फंड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है जोखिम पूंजी। तो हमें बताना था कि उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड माना जाता है। तो इसमें अगर आप देखें दो चीज़ों को आप सबसे पहले बाहर कर सकते हैं। कौन सा? बॉन्ड, इसमें जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होता है, और जो आपका स्टॉक है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होता है। तो क्या क्या होते हैं? हेज फंड जो है ये आपका एआईएफ है यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, और जोखिम पूंजी जो है ये भी आपका एआईएफ होता है यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने के लिए हमको वैकल्पिक निवेश निधि क्या होती है इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो वैकल्पिक निवेश निधि बेसिकली आपका वो वित्तीय साधन होते हैं जो पारंपरिक निवेश कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल कैटेगरी में नहीं आते। अब ट्रेडिशनल कैटेगरी में क्या आता है? तो जैसे आपका बॉन्ड जो है ये ट्रेडिशनल कैटेगरी में आता है, या फिर आपका जो स्टॉक्स होते हैं ये भी आपको किस में आते हैं? ट्रेडिशनल कैटेगरी में आते हैं। कैश जो है ये भी आपका किस में आता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ट्रेडिशनल कैटेगरी में आता है। तो इनके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि आपका हेज फंड हो गया या आपका जोखिम पूंजी हो गया, ये क्या है? ये ट्रेडिशनल फंड्स नहीं है, इनको आप ऑप्शनल या फिर आप वैकल्पिक निवेश मानते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो हमारा सवाल है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। ऑप्शन है हमारे 5 चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं। पहला है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय, दूसरा है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, तीसरा है पेंशन निधि प्रबंधन और चौथा है निजी कंपनियों को ऋण देना, पांचवा है करेंसी नोट का मुद्रण और वितरण। तो अब इस सवाल का अगर सही जवाब आपको देखना था तो कुछ ऑप्शंस पर आपको सबसे पहले विचार करना था, वहीं से आपको जो है जवाब मिल जाता। जैसे इस ऑप्शन को देखिए, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर हमारे सामने दी हुई है पेंशन निधि का प्रबंधन। क्या आपने आरबीआई को पढ़ा है और आरबीआई को पढ़ते हुए आपको कहीं भी ये काम आरबीआई का मिला है? नहीं मिला होगा, क्योंकि आरबीआई पेंशन को मैनेज ही नहीं करता है। तो तीसरा क्या है? गलत है। फिर चौथे पर आइए, हमने पढ़ा है आरबीआई जो है वो बैंकों के बैंक के तौर पे काम करता है या फिर सरकार के बैंक के तौर पे काम करता है। तो आरबीआई किसको लोन देता है? आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे सकता है, आरबीआई बैंकों को लोन दे सकता है, आरबीआई कभी कभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी लोन देता है, लेकिन आरबीआई कभी प्राइवेट कंपनियों को लोन नहीं देता। ये चीज़ यहाँ पर हमको समझनी है। तो आरबीआई किसी ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी कल को जाकर के आरबीआई से लोन ले सकती है। वो कहाँ से लोन लेते हैं? वो बैंकों से लोन लेते हैं, वो एनबीएफसी से लोन लेते हैं। तो आरबीआई ना तो पेंशन को मैनेज करता है ना ही प्राइवेट कंपनियों को ऋण देता है। तो इन दोनों को आप सीधे बाहर कर सकते हैं। तो अगर आपने तीसरा और चौथा बाहर किया तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बाहर हो जाता है, ये भी ऑप्शन आपका बाहर है। तो अब आपके सामने बचता है पहला और दूसरा या पहला, दूसरा और पांचवा। तो अब इसमें अगर आप देखें यानी कि पहला और दूसरा तो तय है कि इनसे सरकार की कमाई होती है। अब बारी आती है आपके किसके? चौथे की।
तो चौथे में अगर आप देखें तो आरबीआई जो है, आरबीआई को करेंसी को प्रिंट करके भी फायदा होता है। इसको आप अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बेसिकली आपका कहा जाता है सीनियोरेज। क्या कहते हैं आप इसको? इसको कहा जाता है सीनियोरेज। तो इसको आपको समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए आरबीआई जो है वो 100 रुपये का कोई नोट पब्लिश करती है या 100 रुपये का कोई नोट जो है वो प्रिंट करती है। अब क्या इस 100 रुपये की नोट को प्रिंट करने का आरबीआई का खर्चा भी 100 रुपये है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 रुपये को प्रिंट करने का आरबीआई का जो खर्चा है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 5 रुपये है, तो आरबीआई ने 5 रुपये लगा करके कोई नोट को प्रिंट किया और उसको प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। तो आरबीआई को कितना फायदा हुआ? आरबीआई को 95 रुपये का फायदा हुआ। तो क्या ये आरबीआई की इनकम नहीं होगी? क्या ये आरबीआई की आय नहीं होगी? इसी को कहा जाता है सीनियोरेज। तो आरबीआई को प्रिंट करने के बाद जो भी फायदा मिलता है उसको सीनियोरेज कहा जाता है और ये आरबीआई की इनकम होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल को देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है इसमें भारत सरकार के संदर्भ में हमसे पूछा गया है कि हमें निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। संगठन हमारे सामने दिए हुए हैं, संगठन के कुछ कार्य दिए हुए हैं और संगठन किसके अधीन काम करता है ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले है आपका प्रवर्तन निदेशालय, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 का प्रवर्तन, उसके सामने लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय। फिर राजस्व आसूचना निदेशालय यहाँ पर है और इसके सामने लिखा हुआ है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना। फिर राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय लिखा हुआ है उसके सामने। इसके अलावा तीसरा है प्रणाली एवं आंकड़ा, सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, जिसका काम है बेहतर नीति और कर वंचनों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बिग डेटा एनालिसिस करना। और इसके सामने विभाग है आपका राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। ऑप्शंस अगर आप देखें, ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम। इसमें अगर आप देखें, अगर आपने, क्योंकि बीते दिनों ईडी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, प्रवर्तन निदेशालय काफ़ी चर्चा में था, तो इसका आपको पता होना चाहिए कम से कम कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो आपका गृह मंत्रालय के तहत काम नहीं करता है। प्रवर्तन मंत्रालय जो है, सॉरी, आपका जो प्रवर्तन निदेशालय है ये बेसिकली आपका वित्त मंत्रालय जो है उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। तो पहला तो ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें राजस्व आसूचना निदेशालय, ये बेसिकली आपका सही लिखा हुआ है, बिल्कुल वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है और इसका काम है भारत में जो आपका सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है इसके प्रावधानों को इन्फोर्स करना, यानी कि दूसरा जो आपका विकल्प है ये सही दिया हुआ है। तीसरा अगर आप देखें तो सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट महानिदेशालय जो है ये भी आपका वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली आपका जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं या जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी मदद करना है। खासतौर पर जो टैक्स से जुड़े आंकड़े हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के बाद जो है जो भी निष्कर्ष निकल करके आता है उसके माध्यम से जो भी टैक्स अधिकारी हैं उनको सूचना दी जाती है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है और इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल अगर आप देखें, अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उसका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। उपर्युक्त में से कौन सा शेष सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर इसका सही जवाब अगर आप देखने जाएं, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेकिन इसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना था कि यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पर कंपनियों की बात हो रही है। क्या आरबीआई कंपनियों को लेकर के डिसीजन लेता है? तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मैंडेटरी की गई है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो भी यहाँ पर भारत में सभी कंपनियों के लिए नहीं की गई, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नहीं है। ये रिपोर्ट टॉप 1000 जो कंपनियां हैं, टॉप 1000 जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए जो है टॉप 1000 जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए मैंडेटरी की गई है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? पूरी तरीके से गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मुख्य तौर पर गैर वित्तीय स्वरूप यानी कि नॉन फाइनेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात करती है। जो एक तरफ कुछ कंपनी के फाइनेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपनी के नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो खासतौर पर बेसिकली आपका कंपनी की जो ESG है, ESG यानी कि एनवायरमेंट गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो प्रोविजंस हैं, ये गवर्नेंस जो पूरा रूप है उसको लेकर के पूरी रिपोर्ट जो है बात करती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो हमारे सामने स्टेटमेंट है वो ये है, पहला जो कथन है वो है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसी संवर्गीय यानी कि अलाइड कृषि एक्टिविटीज जो है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है। अब उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और चौथा हमारा ऑप्शन है कथन 1 सही है नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो अब इसके सही जवाब को अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ये गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ये अपने आप सही हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। थोड़ा सा डिटेल से इस पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, कौन सा? संवर्गीय कृषि कार्यकलाप यानी कि अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब अगर आप आयकर अधिनियम को पढ़ेंगे, आयकर अधिनियम में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको आपका आयकर से छूट प्राप्त है, लेकिन जो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पर छूट प्राप्त नहीं है। यानी कि अगर आप खेती करते हैं और खेती से अगर आपको कोई इनकम आती है तो उस इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुक्कुट उत्पादन करते हैं, अगर आप ऊन उत्पादन करते हैं, भले ही ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इन एक्टिविटीज़ से कोई इनकम प्राप्त होती है तो उस इनकम पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि कथन 1 आपका गलत हो जाता है। अब कथन 2 पर आते हैं। तो कथन 2 में अगर आप देखें तो आयकर अधिनियम 1961 के जो प्रोविजंस हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण कृषि भूमि जो है उसको आप पूंजीगत संपत्ति यानी कि कैपिटल एसेट के तौर पर शामिल नहीं करते हैं। और क्योंकि कैपिटल एसेट के तौर पर शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए इस संपत्ति पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो कथन 2 है आपका बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, संसद ने 2023 में खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त यानी कि कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्र सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। अब हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट को एनालाइज करें, सबसे पहला जो आपका दिमाग जाना चाहिए वो है आपका स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि भारत ने जो भी आपके क्रिटिकल मिनरल्स एनालाइज किए हैं या आइडेंटिफाई किए हैं वो सब भारत के पास मौजूद हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिल्कुल आप इसको सही नहीं मान सकते हैं। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, भारत के पास 30 के 30 नहीं है। तो अब इसमें से अगर आप 2 को हटा दें तो एक तो ये गलत हो जाता है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पहला और दूसरा जो कथन है वो पूरी तरीके से ठीक है। पहले स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करें अगर आप, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं तकरीबन जून 2023 के आसपास अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जिस पूरी यात्रा के दौरान भारत जो है इस पूरे इनिशिएटिव में, कौन से खनिज सुरक्षा भागीदारी, इस इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। क्योंकि इस इनिशिएटिव का नेतृत्व जो है वो कौन करता है? USA यानी कि अमेरिका इस इनिशिएटिव का नेतृत्व करता है। तो भारत जो है इसमें शामिल हुआ था जून 2023 में। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत ने अपने लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स को जो है आइडेंटिफाई किया है और इसमें से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उसमें वो भारत के पास मौजूद नहीं है। भारत उन पर आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका अगर आप देखें तो लिथियम हो गया। लिथियम में जो है आपने देखा होगा कि लिथियम जो है भारत बाहर देशों से लाता है। कोबाल्ट हो गया, इसके अलावा निकेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके, ये भारत के पास नहीं है और भारत को दूसरे देशों से लाने पड़ते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है।
तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। 2023 में सरकार की तरफ से जो आपका खान और खनिज विकास अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को संयुक्त लाइसेंस या कंपोजिट लाइसेंस देने और खनन की लीज देने के जो अधिकार हैं वो अधिकार प्रदान किए गए थे। किसको? केंद्र सरकार को। तो इस तरीके से तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका पूरी तरीके से ठीक स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो हमारा सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है कथन 1, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। कथन 2 है, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन 3 है कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। अब उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये हमें बताना है। हमारे स्टेटमेंट है, हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 1 कथन 2 की व्याख्या करता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। हमारा चौथा ऑप्शन है यानी ऑप्शन डी, ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है। अब इन ऑप्शंस को अगर आप पढ़ें तो ये जो 3 स्टेटमेंट वाले ऑप्शन होते हैं, ये सवाल होते हैं, इसमें स्पष्ट है कि जो पहला कथन होता है वो अपना इनहेरेंटली ठीक है, वो बिल्कुल जो है पूरी तरीके से ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका दूसरे को अगर आप एनालाइज करें, दूसरे और तीसरे को अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ पर इसमें जो आपके बॉन्ड धारक हैं, बॉन्ड धारक क्या होते हैं? बॉन्ड धारक वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है और उस उधार के बदले उन लोगों को कंपनी जो है वो इंटरेस्ट चुकाती है। अब कंपनी क्योंकि इंटरेस्ट चुका रही है तो वो क्या है? ऋणदाता है। और स्टॉक होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के स्वामी होते हैं, जो कंपनी की पूंजी में जिनका एक यूनिट मौजूद होता है, उनको क्या है? उनको डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि अगर कंपनी का कभी लिक्विडेशन होता है तो उसमें जो आपके बॉन्ड धारक हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी को उधार दिया हुआ है तो ये कंपनी में पहले नंबर पर आते हैं, तो इनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है जब लिक्विडेशन होता है। और स्टॉक धारक जो हैं वो सबसे निचले स्थान पर आते हैं। इसमें भी आपके सबसे पहले डिबेंचर्स या बॉन्ड धारक होते हैं। दूसरे नंबर पर आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो आते हैं और तीसरे नंबर पर आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आते हैं। तो ये पूरा आपका ये जो प्रेफरेंस जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है? आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, हाल के विगत वर्षों में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्यवाही करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आपने सेबी के बारे में पढ़ा होगा। सेबी का काम क्या है? इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना। तो ये काम कौन करता है? ये काम भी सेबी करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? आपका पूरी तरीके से गलत है। इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, इसको भी आप हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे सही ऑप्शन है? तो अगर आप भारत में डेटा को देखेंगे तो दुनिया भर में जो भी आपका इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें से 84% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अकेले भारत में किए जाते हैं। और अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है और भारत ने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें आप। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। पहला है, पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, ऋणों पर ब्याज प्राप्त सरकार की देयता का सृजन करता है। अब इसमें सबसे पहले आपको पूंजीगत प्राप्तियां पता होना चाहिए था, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली वो आपकी रिसिप्ट है या सरकार की वो कमाई है
जिस कमाई की वजह से या तो सरकार की जो लायबिलिटी है वो बढ़ती है या सरकार की जो प्रॉपर्टी है वो कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सरकार उधार लेती है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। या सरकार अगर डिस इन्वेस्टमेंट करती है यानी कि सरकार अपनी कोई संपत्ति बेच देती है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पूरी तरीके से ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो उधार ग्रहण और पूंजीगत निवेश प्राप्तियां क्या हैं, और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। वही चीज हमने यहाँ पर देखी कि बोरोविंग और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन ऋण पर अगर सरकार जो है ऋण पर सरकार को कोई ब्याज मिलता है तो वो सरकार की लायबिलिटी को थोड़ी बढ़ाता है, उससे सरकार की कोई देयता थोड़ी बढ़ती है, लायबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो तीसरा अगर गलत है तो इसको आप काट सकते हैं, पहला और दूसरा आपका सही स्टेटमेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ आपके डेटा दिए हुए हैं, इन डेटा को हमको एनालाइज करना था। डेटा एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए सरकार का राजस्व जो है, राजस्व व्यय 80 करोड़ रुपए के आसपास है और राजस्व प्राप्तियां 60 करोड़ रुपए के आसपास हैं। सरकारी बजट 10 करोड़ के उधार ग्रहण को दिखाता है और 6000 करोड़ के ब्याज भुगतान को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। पहला है राजस्व घाटा 20 करोड़ रुपए का है, राजकोषीय घाटा 10 करोड़ रुपए का है और प्राथमिक घाटा 4000 करोड़ रुपए का है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना था। सबसे पहले आपको राजस्व घाटा निकालना पड़ेगा। राजस्व घाटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्तियों को घटा देना है। घटाएंगे आप क्या आएगा, 80,000 में से आपको 60,000 घटाने कितना आता है आपका 20,000 यहाँ पर निकल करके सामने आता है, यानी कि राजस्व घाटा कितना है 20,000 है। अब राजस्व घाटा किस चीज को दर्शाता है, राजस्व घाटा बेसिकली आपका दर्शाता है सरकार को जितना उधार लेना होता है और सरकार को जितना उधार लेना होता है, यहाँ पे ये चीज आपके सामने है। और उधार कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, ये आपका 10,000 करोड़ रुपए है। तो सरकारी बजट में 10,000 करोड़ रुपए का घाटा है, ये आपका राजकोषीय घाटा हो गया। तो राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया 10,000 करोड़ रुपए। तो आपका 10,000 करोड़ रुपए क्या है, उधार है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और प्राथमिक घाटा अगर आपको निकालना है तो राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से आपको क्या घटाना होता है, सरकार का ब्याज का भुगतान। कितना है ब्याज का भुगतान, 6,000 करोड़ रुपए। तो अगर आप 6,000 करोड़ यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का ब्याज का भुगतान है, सरकार का प्राथमिक घाटा है। तो ये भी आपका सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे अगला सवाल अगर आप देखें, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर अगला सवाल था। राजकोषीय घाटा यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियां, फिर सरकार की ब्याज देयता। अब इसमें से हमको कैलकुलेट क्या करना है, सकल प्राथमिक घाटा। सकल प्राथमिक घाटा और प्राथमिक घाटा में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट हमको निकालना है। और प्राइमरी डेफिसिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट, और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 50,000 यहाँ पर आपने रख दिया और इंटरेस्ट कितना है आपका 1500 करोड़ रुपए है। इसको अगर आप घटाएंगे 48,000 क्या निकल करके आता है आपका 500 रुपए। तो 48,500 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल है फाइनेंस कमीशन को लेकर के, 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर के। भारत के 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली हमारी सिफारिश है, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा के परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपए की अनुशंसा प्रदान की है। दूसरा हमारा जो रिकमेंडेशन है वो है सरकार के करों के निवल आगमन का 45% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। तीसरा है सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों को क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 4500 करोड़ रुपए रखे जाएं। और तीसरा है इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष यानी कि टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। अब जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आपके मन में सबसे पहले आ सकता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा नीश है, यानी कि बहुत डिटेल स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको आता हो या ना आता हो। लेकिन दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है ये आपको पक्का आना ही चाहिए। कितनी अनुशंसा की गई थी, 41% यहाँ पर किया गया, ये आपको पता होना चाहिए था। पहले 42% था इससे पहले वाले में, लेकिन बाद में जब आपका जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख था वो यूनियन टेरिटरी बन गए थे, यानी कि उनका हिस्सा कम कर दिया गया था, तो इसलिए इसको घटा करके 41% कर दिया गया था। तो 45% तो नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप गलत हैं तो इसको भी आप बाहर कर सकते हैं, इसको भी आप बाहर कर सकते हैं और इसको भी आप बाहर कर सकते हैं। आसानी से आप सवाल तक पहुंच सकते थे, यानी कि ये आपके स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा।
तो अब आपको इतने डिटेल में पता होने की ज़रूरत ही नहीं थी। केवल जो मेन चीज़ यहाँ पर है कि कितना रिकमेंडेशन किया गया है डिवोल्यूशन के लिए, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ें आप। अगला जो हमारा सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए एकल ही कार्य करता है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए की गई थी। अब ये जो बैंक की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इस बैंक को सामान्य भाषा में हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, विश्व बैंक का नाम सुना होगा। अब इसमें अगर आप देखें स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से ठीक है कि ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अकेले ही काम करता है। इंग्लिश में सिंगल हैंडेडली यहाँ पर लिखा हुआ था, यानी कि अकेले तो काम नहीं करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपका गरीबी को लेकर के काम करते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत है। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है कि इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के माध्यम से। ब्रिटेन वुड्स जो है इंस्टीट्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें आप। अगला जो हमारा सवाल है आरटीजीएस और एनईएफटी को लेकर के बात करता है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि एनईएफटी के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। दूसरा स्टेटमेंट है आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट है आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है। अब हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करें, आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब आरटीजीएस की फुल फॉर्म से ही आप इस सवाल का सही जवाब प्राप्त कर सकते थे। कैसे? आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि जो भी आपका सेटलमेंट होता है वो रियल टाइम में होता है, बिल्कुल उसी क्षण आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो जैसे ही आप पैसे भेजते हैं, जो भी आपका रिसीवर है उसके अकाउंट में उसी टाइम पैसे जो है वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका क्या है, ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से ठीक है। एनईएफटी की अगर आप बात करें तो इसमें जो पेमेंट होता है वो आपका बैचेस में किया जाता है, आधे घंटे के बैचेस में पेमेंट होता है। तो जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आधे घंटे बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें कि क्या इसमें आवक लेन देन के लिए कोई भी टैक्स या फिर कोई भी अमाउंट लिया जाता है, तो अब यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों पर कोई भी टैक्स, कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है क्योंकि आरटीजीएस के लिए अब कोई भी परिचालन के घंटे सीमित नहीं है। दोनों ही, चाहे आरटीजीएस हो चाहे एनईएफटी हो, अब जाकर के 24 घंटे 24/7 काम करते हैं। तो पहला आपका सही है, दूसरा और तीसरा आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 5 देश आपके सामने दिए हुए हैं। पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है सिंगापुर और पांचवा है बांग्लादेश। हमें बताना है कि इनमें से कितने देशों में यूपीआई, बेसिकली यूपीआई के माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4 और ऑप्शन डी केवल 5। तो इसमें अगर आप देखें, जर्मनी में आप यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और बांग्लादेश में आप यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूएई में आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रांस में आप कर सकते हैं और सिंगापुर में आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाता है। तो ये जो भी तमाम सवाल आपके इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे, उन सवालों का हमने यहाँ पर विश्लेषण कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।